आवाज की दुनिया के दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबकी सेवा में गोपाल शर्मा का नमस्कार। संसार के किसी भी घर में सबसे खुशी का मौका वो होता है जब उनके घर बच्चे का जन्म होता है। उस वक्त वो बच्चा न हिंदू है, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, केवल इंसान है। और उस बच्चे को बचपन से ही अगर अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो बड़ा होकर वो ही संसार का बेहतरीन इंसान, नागरिक बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। इस बेहतरीन गीत को अपनी सुनहरी आवाज में गा रहे थे महान गायक मोहम्मद रफी। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। रफ़ी साहब के बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में हमको मोहम्मद रफ़ी साहब से भी अच्छे गायक मिल जाएं, जिसका इम्कान है, लेकिन शायद दूसरा मोहम्मद रफ़ी हमको ना मिले। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो दो चार शब्द बोल के चुप हो जाते थे। अच्छा, उनको कभी गुस्सा आता था, पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज हैं। एक दिन मुझे मिले, उस जमाने में मैंने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रही थे ऐसे, तो उन्होंने सुना था। पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं, तो रफ़ी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था, तो मुझे कहने लगे, हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफ़ी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं, मुझे आपका भी पसंद है, उनका भी पसंद है। रफ़ी साहब की एक बात खास थी कि बड़े बहुत शरीफ आदमी, उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज थी, जो मंदिर से लेके तार सब तक जहां उनको आप ले जाए वहां ऊंचे जाते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। अब्बा को तो बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में एक फकीर हुआ करते थे,
एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, तो वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। तो अब्बा को उनकी आवाज बहुत पसंद थी, इतनी उनको अपना अच्छी लगती थी कि उनका हमेशा पीछा करते थे वो, और काफी दूर तक जाने के बाद अपने वो एक जगह बैठते थे, वो अपना गाना गाते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज किया, उन्होंने बहुत मतलब पुश किया कि बोले कि नहीं बेटा, अगर तुझे शौक है तो तू कर। और उन्होंने और हमारे ताया जो थे उन्होंने भी अपना अब्बा को बहुत एनकरेज किया। तो चुप चुपके से दादा अब्बा से अपना छुपके से अपना वो कभी महफिल में गाना या कुछ ऐसा करते थे। तो उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। वो खुद कहते थे अब्बा हमारे के मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है। हमारे अब्बा वहाँ पे कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में, और करीब 4-5 साल की उम्र थी जब उन लोग अपना दादा अब्बा और ये सब शिफ्ट हुए हम लोग लाहौर में। ममदूर भी मेरा दोस्त था, हमारा क्लास फेलो था, हमारा पड़ोसी भी था और इसी गांव में घर में रहता था। उसके बाप का नाम अली अली था। कट्ठे पढ़ते, प्राइमरी तक 4 जमात तक कट्ठे पढ़ते रहे हम। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर उसके बाप की नारकली में जाम की दुकान थी। अब्बा की उम्र मेरे हिसाब से अपना कुछ बताते हैं कि 14-15 साल की उम्र थी जब वहाँ पे अपना एक शो होने वाला था अपना सैगल साहब का, और गांव में था अपने लाहौर के अपने वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना जब शो हो रहा था तो काफी मतलब जैसे गांव में अपने जैसे नौटंकी टाइप होता था अपना, वहाँ से स्टेज बना रहता था। तो वहाँ पे अपना उस हिसाब से वो शो के लिए हमारे अब्बा भी गए थे उनके बड़े भाई के साथ, हमारे ताया के साथ। वहाँ जब अपना सैगल साहब जब स्टेज पे आने वाले थे तो अचानक लाइट चली गई थी वहाँ पे गांव में। तो जब लाइट गई थी तो अपना जरा शोर वोर होने लगा उधर। तो लोगों ने फिर अपना कहा कि मतलब अपने कुछ लोग थे जो अब्बा को जानते थे अपना और हमारे खानदान को जानते थे, तो वो बोले कि रफ़ी को गवाओ ये बिगड़ माइक के। तो लोगों ने काफी पसंद किया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मतलब हमारे ताया के बाजू में अपने एक इंसान थे जिनका नाम था श्याम सुंदर साहब, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने में। उन्होंने अपने हमारे ताया से पूछा ये लड़का कौन गा रहा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, इसको तुम बम्बई लेकर आओ। ये मेरा अपना कार्ड है। उन्होंने उनका कार्ड दिया। तो दादा तो खिलाफ थे इसके, तो दादी ने कहा कि जा बेटा मेरी दुआ तेरे साथ है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जब लाहौर से जब आए थे तो वहां से मतलब अपना पैसे वैसे का अपना जरा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने अपने जो गिलाफ होते हैं तकिया के गिलाफ, उसमें 3 गिलाफ ऐसा अपना चना भर के लाए थे। तो अब्बा और ताया हमारे अपने चना फाँकते थे, चना फाँक के पानी पीते और उसी में दिन गुजारा करते थे। काफी इतना दिन ऐसे उन्होंने गुजारे। और अपना रियाज बेशक वो कहते थे, वो सुबह सुबह अपना करीब 4 बजे उठते थे और चौपाटी वहाँ पे नजदीक था, तो वहाँ पे आलाप, वहाँ पे रियाज अपना उधर ही करते थे, क्योंकि इतना छोटा थोड़ी सी खोली थी तो वहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस होता था, इसी वजह से उधर अपना थोड़ा सा अपना अलग करते थे। और उसके बाद अपना ऊपर वाली की मेहरबानी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अपना दादर में एक अपना स्टूडियो हुआ करता था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर साहब की गाड़ी देखी जाते हुए, तो उधर का जो दरबान था मतलब जो गार्ड था, उन्होंने रोक दिया था अपना हमारे ताया को, हमारे अब्बा को। तो बोले नहीं, इन्होंने अपना हमारे को बुलाया है। तो जब अपना गए वहाँ पे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे ताया और अब्बा उधर गेट पे खड़े हुए, तो उन्होंने दरबान को कहा कि अपने अंदर बुलाओ उनको। तो जब अंदर गए तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये वही लड़का है जो लाहौर में उन्होंने जो स्टेज में गाया था, तो एक तरह से अपना उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्रेक मिला है
वो श्याम सुंदर साहब ने उन्होंने अपना ब्रेक दिया। हमारे अब्बा की सबसे पहली फिल्म थी पंजाबी फिल्म, और फिल्म का नाम था गुल बलोच, और सबसे पहली हिंदी फिल्म थी गांव की गोरी, उसमें भी श्याम सुंदर साहब की म्यूजिक थी। रिकग्नाइज जो हुए हैं कि हाँ रफी कोई है, कोई गाने वाला आया है इस इंडस्ट्री में, वो फिल्म थी जुगनू। नौशाद साहब की म्यूजिक थी, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब और नूरजहां जी उस फिल्म में थे। अब्बा ने एक छोटा सा रोल भी किया था। चला हूँ आज ये सौगात लेकर उनकी महफिल में, जलन सीने में, अश्क आँखों में, खूने आरज़ू दिल में। हाँ वो पर्दे ही में रहते और मुझे दीदार हो जाता, अगर होते मेरी आँखों के पर्दे उनके महमिल में, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। हाँ ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। किस मस्त नजर ने देखा, किस मस्त नजर ने देखा, हाँ किस मस्त नजर ने देखा, मैं मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया। मेरी पहली मुलाकात रफ़ी साहब से 1947 में हुई, जब हिंदुस्तान को, भारत को आज़ादी मिली। तो रफ़ी साहब और मुकेश जी दोनों को दिल्ली में जश्न जमहूरियत के फंक्शन में बुलाया गया था गाना गाने के लिए। मुझे पता लगा रफ़ी साहब दिल्ली में हैं, तो मैं कोशिश की, उनका पता लगाया। दिल्ली कॉर्पोरेशन होटल में ठहरे थे फतेहपुरी पर, वो वहाँ मैं मिलने गया उनसे, उनके भाई थे साथ में और मेरे दोस्त दो साथ में थे। उनको मैंने कहा कि मुझे उनको बताना रफ़ी साहब को कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ और आकर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया, रफ़ी साहब ने, कि आप आएँ बॉम्बे, तो पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। रफ़ी साहब जैसा कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं। He was such a wonderful person, such a wonderful human being. और हालांकि मेरे लिए वो पहले गा चुके थे फिल्मों में, जैसे कि लैला मजनू में गाए, रेल का डिब्बा मेरी पहली मूवी मधुबाला के साथ, उसमें उन्होंने गीत गाया था। लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी जब उन्होंने मेरे लिए क्षमा परवाना में गाने गाए, और वो उसका म्यूजिक था हुसन लाल भगत राम का। वो बहुत बढ़िया गाने थे और मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए गया था, और ख़ास तौर पे एक रफ़ी साहब का सुरैया के साथ ड्यूएट था उस पिक्चर का।
उतनी ही मीठी है जितना उनका म्यूजिक था। लेकिन लाल भगत राम, और ये कहना कुछ ज्यादती ना होगी कि उनके गानों की वजह से मेरी पिक्चर गोल्डन जो हुई। बेहतरीन गाना जो था उसमें, वो आज भी लोगों को याद है, मोहम्मद रफी ने गाया था। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए तू रुक न सके, बहते हुए तू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरी उनके साथ जो इंटरेक्शन और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना जब शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। उन्होंने जो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने, एंड विच वाज वेरी सक्सेसफुल। और मैं समझता हूँ इट वाज मेनली ड्यू टू द रेंडरिंग ऑफ द सॉन्ग्स बाय रफी साहब। खासतौर पे एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, और यहाँ तक कि वो जो मेन गाना था उनका, यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, उसमें करते और वो जो टांगा खिलाने की वो हरकतें थी, दैट बिकेम अ स्टाइल। तो उसके बाद फिर ये आलम था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो रवि साहब कहेंगे जब तक वो नहीं आएंगे मैं ना नहीं। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं 1950 में बॉम्बे आया। आकर मैंने 2-3 साल बड़े स्ट्रगल के गए। स्ट्रगल के गुजारने के बाद में मुझे एक चांस मिला फिल्म का, इंडिपेंडेंट फिल्म का नाम था वचन। उसमें मैंने रफी साहब से गाना गवाया, एक पैसा दे दे बाबू। ये बच्चा दुआएं देगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा। इसे रातों नींद नहीं आए, भूख तड़पाए, बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू। इस तरह से कोई भी गाना गाते थे। आप देखें काजल, देखें छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम
रफ़ी जी की जब बात करें हम, तो मैं जब छोटा था गाना उनका आया था, सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, तब से उनको सुनते आ रहे और ऐसा था कि एक दिन उनसे मिलेंगे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि हम म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला हमको। और जब हम लोग आए तो लकीली हमारा पहली पिक्चर का गाना था सम्राट चंद्रगुप्त का, चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो भी उन्होंने गाया था और वो भी चला था। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में, मेरा लुट गया ठिकाना। हमने पहला गाना रिकॉर्ड किया था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, खैर वो डेट था। इसके बाद जो हमारा खास गाना था, हमने जो कंपोज किया था कि हमारा दिल था कि भाई इसको मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, तो रफ़ी साहब और लता जी, वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो वो गाने को जब हमने रिकॉर्ड किया तो वो हमारे समझे हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा और सुहाना दिन था। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दी, हम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, जले आ रहे हैं वो नजर झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। सात सुरों के मालिक, सुनहरी आवाज़ों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको हम जैसे कलाकार एक लव्य की तरह उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। और मुझे याद है कि बचपन से उनके ही गीतों से, उनके गीतों को सुन के बड़ा हुआ मैं। और मेरे जैसे हज़ारों, सिर्फ कलाकारों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अनगिनत इंसानों की ज़िंदगी को रफ़ी साहब के गीतों ने एक मकसद दिया। हमारी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन के लिए, हर वक्त के लिए रफ़ी साहब के कम से कम 100 गीत मौजूद हैं। चाहे वो दुखी हो, चाहे हम खुश हों, चाहे हमारा जन्मदिन हो, या हम मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हों। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई।
कन्हैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले। इस तरह मतलब यहाँ भी गाना होता था। मैं सबसे पहले रफी साहब को याद करता था, और बहुत से सिंगर, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे थे, जैसे शम्मी कपूर साहब, उनको मैं उनकी 2 फिल्में मैंने की। दोनों फिल्मों में दोनों गाने उनके बड़े, 2 गाने बहुत जबरदस्त सेट हैं। एक फिल्म थी चाइना टाउन। चाइना टाउन में रफी साहब ने गाया बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, टाली हो टाली हो टाली हो। नदी लो मेरे तुम नदी, ये पला दड़ू कन्नदी, सही पले कन्नदी चिन्नदी। लो मेरे तुम नदी, ये पला दड़ू कन्नदी, सही पले कुन्नदी। ये बन्न कानी बलक नम्मी बलम चिक्कुनो, कई पुलो कई पुलो कई पुलो। अरे ए दुखी जीवा बेकरार हो नको, अरे ए दुखी जीवा बेकरार हो नको। अकेला तू तुला या जगत समझू नको, अरे ए दुखी जीवा बेकरार हो नको। मराठी उनकी तो लैंग्वेज नहीं थी, मदर टंग नहीं थी, लेकिन आप गाना सुने तो ऐसा लगता है कि पूरा कोई मराठी आर्टिस्ट ने, महाराष्ट्रन सिंगर ने गाया हुआ है। इसका मतलब इतने रस लेके गाते थे, और मुझे लगता है कि काफी लैंग्वेजेस में उन्हें गाया। रफी साहब अपने जगह पे मानता हूँ कि एक म्यूजिक की एक यूनिवर्सिटी है, बोलो म्यूजिक के क्लासिकल में जैसे घराने होते हैं, कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक मैं तो मानता हूँ कि लाइट म्यूजिक में भी, फिल्म म्यूजिक में जो घराने हुए, इसमें रफी साहब का घराना बहुत उच्चतम क्लास में आना चाहिए। रफी साहब एक ऐसे सिंगर थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, आके सबसे पहले पूछते थे तो मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, हीरो कौन है, किसके लिप में ये मेरा ये गाना जाने वाला जो मैं गा रहा हूँ, तो पूछ लेते थे। अच्छा ये देवानंद के लिए गाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फिर अकेले एक कोने में जाके पता नहीं कुछ अपने आप ही कुछ सोचते थे, अच्छा ये शम्मी कपूर के लिए गाना है मुझे, ठीक है, ये विश्वजीत के लिए गाना है, ये किसके लिए, जॉनी वाकर के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तो ये जो है एक प्लेबैक सिंगर का जो एक गुण, बहुत बड़ा गुण है, वो रफी साहब में मैंने देखा। ये आप जब वो उनकी मतलब गाया हुआ गाना किसी हीरो के लिप में देखेंगे, आपको लगेगा कि वो खुद गाना गा रहे हैं, वही हीरो का स्टाइल वो अडॉप्ट करते थे।
उस हीरो का जो एक्टिंग का जो भावना है वो सब कुछ रफी साहब निचोड़ के लाते थे। हीरो को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ लिप मिलाते थे, एक्टिंग वो रफी साहब करते थे। That was गली गली बाहर की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। एक पिक्चर आई थी मेरे पास जिसका मैं म्यूजिक दे रहा था, उसमें राधा कृष्ण काम कर रहे थे। तो राधा कृष्ण बोलते थे तो उनकी आवाज कुछ अजीब किस्म की होती थी, बड़ा दांत वांत निकाल के बोलते आ रहा है क्या है, वो ऐसे कुछ बहुत बोलते थे। तो मैंने रफी साहब को कमेंट कर, रफी साहब ये राधा कृष्ण गा रहे हैं पिक्चर में, आपकी आवाज मैच होगी? बोले क्या मतलब? मैंने क्या वैसे गाना अगर गाएं तो बोले वैसे गाएंगे। फिल्म का नाम शायद देवर भाभी था। एक गाना गाया कि मैं कैसे आजा बीवी तेरी याद में हो गई टीवी। और इतना अच्छा गाया उन्होंने कि बिल्कुल लगता था राधा कृष्ण गा रहे हैं। अभी राजेंद्र कुमार का अपने वक्त तो लगता है राजेंद्र कुमार गा रहे हैं। उनके साथ हमने जब भी काम किया तो हमको कभी ये सोचना नहीं पड़ता था, जो कि हमको मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि किसी और सिंगर से लेना हो तो वो सोचना पड़ता था भाई ये सिंगर है तो ये चीज़ हम ना रखें, इस चीज़ की रेंज रखें। रफी साहब के लिए कोई रेंज कोई स्टाइल कुछ नहीं, वो हमेशा गाना रिकॉर्ड होने के बाद बैठते थे और सुनते थे और कुछ कम लगे तो फिर से रिकॉर्ड करते थे। इसलिए मुझे याद आया कि हमने गाना रिकॉर्ड किया था, उस वक्त उन्होंने बोला कि हाँ चलो सुनते बैठ के। हम बैठे सुना, हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले नहीं हम एक टेक और लेंगे, इसको फिर से रिकॉर्ड किया और उन्होंने उस टेक में जो गाया उन्होंने कमाल का। वो कौन सा गाना था वो मैं आपको सुनाता हूँ। शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमा थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया। जब सेकंड टाइम गाया उन्होंने, उसने कुछ मतलब वैरायटी करके वेरिएशन करके जब गाया, आवाज़ का फ्लो भी चेंज किया उन्होंने। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आर्टिस्ट जब लगन से काम करते हैं तो ये चीज़ हमने सीखी उनसे। मेरे गानों के साथ एक ऐसी एसोसिएशन रही है, ये समझिए कि राइट फ्रॉम द इंसेप्ट ऑफ द सॉन्ग सिचुएशन, गाने की सिचुएशन, जब एक राइटर
क्रिएट करता है और डायरेक्टर उसको बोलता है हाँ यहाँ पे गाना होना चाहिए, और उसके बाद लिरिक राइटर उसके ऊपर बोल लिखता है और फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर को दिया जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर उसकी एक अच्छी सी ट्यून बनाता है, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जब आते हैं तो फिर रफी साहब को दिया जाता है। ये सारे जो यहाँ से लेकर और वहां से लेकर ये सारे दौर में मैं शामिल होता, बिकॉज इट इज बेसिकली मैं समझता हूँ कि आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन ऑल माई सॉन्ग्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। और जब तक मैं फिर रफी साहब तक ये गाना पहुंचता है और फिर रफी साहब रिहर्स कर रहे हैं उसको, उसमें क्या स्टाइल डालना है, कहाँ कहाँ हरकतें लेनी है, ये मेरा और रफी साहब के साथ एक ऐसा मेल हो गया था कि बाद वक्त मैं जब किसी वजह से रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचा और रफी साहब से पूछा गया कि आपने ये हरकत क्यों फरमाई, तो इसलिए कि मैं समझता हूं कि शम्मी इस हरकत को जरूर करेगा, स्क्रीन पे वो यहाँ पे ऐसे ही अदा करेगा। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की थम रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। और क्या बताऊं, यहाँ तक कि एक दफे का किस्सा है, हम कश्मीर की कली की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गाना था वो तारीफ करूं क्या उसकी, बड़ा मशहूर गाना हुआ, और उसकी रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो गाना गा रहे थे, तो मैंने अचानक मुझे एक ऐसा ख्याल आया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी कि ये गाना मैं किस तरह से गाऊंगा, तो मैंने रफी साहब से कहा कि जो इसकी लास्ट की जो लाइन है तारीफ करूं, इसको आप रिपीट कीजिए और रिपीट कीजिए क्रसेंडो पे पहुंचिए, एक 7-8 दफे। मैंने कहा, उन्होंने मान लिया, जब गाया तो नैयर नाराज हो गए, नैयर साहब ने आगे कहा भाई ये क्या हो रहा है, नहीं ये गाना ये तो बिल्कुल फालतू है, बोर करने लगेगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं इसको काट दो, नहीं चाहिए। मैं चुप रहा, ठीक है। रफी साहब को बात पसंद नहीं आई, उन्होंने आगे नैयर को कहा कि भैया आपको क्या तकलीफ होती है, गाने वाला मैं हूं, नाचने वाला वो है, अगर आपको पसंद नहीं आया काट देना, मगर अभी से आप उसको दुखी क्यों करते हैं, उसने कुछ सोचा है, अब वो क्या करने वाला है ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम, तो मैं गा रहा हूं, मैं गा दूंगा। लिहाजा उन्होंने गा दिया और हमने पिक्चर जब किया वो दिखाया उनको, तो रवि साहब ने हमको चुन लिया और नैयर साहब ने माफी मांगी। जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी। सब है पता सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
There was no Yahoo in the Yahoo song in जंगली में याहू मैं लेकर आया। मैंने याहू तुमसे नहीं देखा, मैं एक भंगड़ा से पहले याहू आवाज चीख मारी थी। सेम आई डिड इन दिल दे के देखो, वहां पे भी वो भंगड़ा था, यार चुलबुला है हसीन दिलरुबा है। उसके पहले मैंने वहां उसको भागते भागते एक याहू की चीख मारी थी। और जंगली में जब ये गाना तैयार हो रहा था तो जयकिशन के साथ बैठकर हम लोग ने ये फैसला किया कि इसमें भी हम याहू का इसे किस तरीके से लाते हैं। लड़का आजाद होता है, एक लड़का जो कभी जिंदगी में ना उसने कभी हंसा है, ना खेला है, ना कभी प्यार किया है किसी से, पूरा स्ट्रिक्ट एक जिंदगी डिसिप्लिन रही है, उसकी जिंदगी में प्यार आता है और पहली बार एक खिड़की खुल जाती है जैसे, तो वो याहू करके बाहर निकलता है। तो जयकिशन लाइक द आइडिया इमेंसली, लेकिन याहू कौन करेगा? रफी साहब ने कहा मैं कर दूंगा। रफी साहब से एक दो दफे हमने कहा राहू करेंगे, वे गाना कैसे गाएंगे? वो तो याहू इतना दूर से आवाज आती, वो याहू किसी और ने किया, प्रयागराज किया। और रफी साहब फॉलोड दैट अप विद द रेंडरिंग ऑफ अ सॉन्ग व्हिच इज सो ब्यूटीफुल। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो कि कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें? चाहे कोई मुझे जंगली कहे। रफी साहब में एक मजाकिया सेंस भी बहुत थी, जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार हम महबूब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे, मैं रफी साहब साथ में चल रहे थे, सामने से तलत महमूद साहब आ रहे थे और तलत महमूद साहब ने जैसे रफी साहब को देखा तो कहने लगे, क्यों मियां आजकल गाना वाना छोड़ दिया क्या? रफी साहब ने कैसे कह रहे? बोले हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत चीख रहे हो तुम, याहू या अफो खुदा। तो रफी साहब हंस पड़े, हाँ बाबा सही बात है, अभी क्या करूं, आपकी तरह मैं 2 माले की बस पे बैठकर तो नहीं गा सकता ना। इस तरह दोनों मिलकर बहुत हंसे। मैंने तो सोचा कि पता नहीं शायद तला साहब नाराज होंगे, लेकिन दोनों गले मिलकर इतने प्यार से मिले कि बस पूछो मत। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले रे, हम रह गए अकेले। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले हम रह गए अकेले। रफ़ी जी के लिए कहना हो तो ये कहेंगे कि संपूर्ण एक गायक जिसको हम कहेंगे तो वो उनमें बात थी वो, क्योंकि क्लासिकल भी इतना अच्छा गा सकते थे, गज़लें भी वो इतनी अच्छी गाते थे, रोमांटिक गाने भी उनके लाजवाब होते थे। और रेंज इनकी जो थी, स्पेशलिटी ये थी कि सिंगर के लिए एक रेंज जो ऊपर नीचे की एक सी हो तो उससे गाना गवाने में बड़ा मज़ा आता था। और उनकी वॉइस हर वक्त ये लगा कि भाई हीरो को सूट करती, किसी भी किस्म का हीरो हो तो उसके लिए वो वॉइस सूट करती थी उनको। उन्होंने जब भी गाने गाए तो ये देखा हमने कि उनमें एक डिवोशन इतना था कि बिना रिहर्सल के वो कभी रिकॉर्डिंग में आते नहीं थे। कभी भी वो सवेर कभी ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि दोपहर को गाना सिंपल गाना है, आप आ जाइएगा वही कर लेंगे, तो बोलते थे नहीं पहले मैं रिहर्सल करूँगा उसके बाद गाना गाऊँगा। तो पहले पूरे गाने को समझते थे वो, उसके बाद वो बैठते थे रिहर्सल करके बाद में वो गाना स्टार्ट करते थे। क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा था कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी और फिर वो डबिंग भी नहीं चलती थी, तो उस वक्त उसको पूरा वो करके करते थे। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। साहब अक्सर मुझे ये बताया करते थे कि क्लासिकल बेस्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्लासिकल बेस्ड होने से ही सब काम नहीं चलता है। प्लेबैक सिंगर को
ऐसा होना चाहिए कि वो खुद के लिए ना गाए बल्कि उस कैरेक्टर के लिए उसके गाना चाहिए, ताकि जो भी वो एक्टिंग करना चाहता है वो हमारे गाने में, हमको पहले एक्टर होना चाहिए, हमारे गाने में वो एक्टिंग होनी चाहिए, वो फील होना चाहिए, ताकि एक्टर आसानी के साथ एक्टिंग कर सके। इतना बढ़िया उनका ये सिखाना था कि मैं आज भी महसूस करती हूँ उस बात को, और मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह से गाऊं जैसे उन्होंने एक गाना मुझे बताया था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब तब मुझे पता चला कि वो क्या है जो उन्होंने कहा, उसमें वो क्वेश्चन उभर कर आया था। हर किसी का यही कंप्लेन है कि पहले के गाने बहुत अच्छे लगते थे, आज के गाने याद नहीं होते, वो आते हैं और चले जाते हैं। आज के गाने असल में बनते हैं दिमाग से ज्यादा, पहले के गाने बनते थे दिल से, क्योंकि उन दिनों में इतनी एनवायरमेंट नहीं थी, इतनी इक्विपमेंट नहीं थे, और जो जीवन भी इतना सरल था, तो उसमें जो गाने बनते थे वो दिल से निकलते थे, और जो दिल की निकली हुई बात है वो कभी भूली नहीं जाती। इसलिए कहा गया है कि सहज पते से पूछा हो। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला, अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। पहले पोएट्री बहुत अच्छी होती थी, धुनें बहुत अच्छी होती थी, मधुर धुनें होती थी, और शायर और संगीतकार दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता था कि गाने बहुत पॉपुलर होते थे, चलते थे, आज भी लोगों को पसंद है। तेरी जुल्फों से बधाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। जैसे अभी एक गाना था मुकद्दर का सिकंदर में, वो एक पोर्शन किशोर ने सब गाना गाया था, लेकिन जिंदगी तो बेवफा एक सैड पोर्शन था, वो स्पेशली उनको बुला के हमने गवाया था। नॉर्मली ये होता नहीं कि एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर एक्टर जो है, लेकिन किशोर दा पे जो फिल्मिंग किया गया है एज ए हीरो, तो उनमें से कोई 2-3 पिक्चर के गाने रफी साहब ने उनको प्लेबैक दिया है, एक बड़ी बात है। और इसमें से इनके ये दिखता है कि स्पोर्टमैन थे, ऐसा नहीं कि अभी किशोर के लिए मैं क्यों गाऊं। और मैं तो बोलता हूँ कि एक दाम देने वाली बात होगी कि एक प्लेबैक सिंगर अपने भाई जैसे उसको प्लेबैक दे रहे हैं। इनकी गाने की बातें करें तो क्या क्या, यहाँ मैं अजनबी हूँ, एक गाना था जब जब फूल खिलेगा, वो भी अजब था। फिर दिल भर धीरे धीरे कहते हुए, उस जमाने में मॉडर्न गाने थे हसीना मांझाई के, उसमें भी उन्होंने कमाल किया था। और हर किसी के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनका जो काम है वो कमाल का था, लेकिन खास मुझे लगा कि जितना काम बर्मनदान से उनसे अच्छा काम लिया, इतना मुझे लगता हम लोग भी नहीं ले सके, इतना उनके काम में बात थी वो, क्योंकि खुद भी वो गायक थे और ये इनसे निकलवाते थे इतना काम। ओ जहां भी ले जाए रहे हम संग हैं,
तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तो जहाँ भी ले जाए रहे हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओए शाबानी कुड़िया पहाड़ दिए, ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला, ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद निकला। हाँ तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला गोरा, हाँ तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। मैं जब बाबुल की दुआएं लेती जाके रिहर्सल करा रहा था तो मैंने एक गाना एक लाइन गाई और मैंने कहा गाइए, तो गाए नहीं, उन्होंने चुप रहे। चुप होने के बाद मैंने दोबारा रिपीट की, मैंने कहा ये गाइए ऐसे ही जैसे मैं गा रहा हूँ। तो मैंने देखा उनकी आंख से आंसू आ रहे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा गाने में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोकना पड़े। तो मैं बाहर गया, बाहर से मैंने उनके साथ ले आते साथ में जहीर साहब को बुलाया बाहर। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि अभी लड़की का एंगेजमेंट किया है, दिल भरा है। He was a very good father, बहुत अच्छे इंसान तो थे, इंडस्ट्री जानती है उनको, as a good singer, as a good human being, but as a father he was excellent father. Believe me, मतलब अपना ऐसा होता था, हालांकि इतना बिजी रहते थे वो अपने शेड्यूल में कि वक्त नहीं मिलता था उनको अपना के कभी कभी अपने के घर में, लेकिन उनका अपना सोशलाइजिंग बिल्कुल नहीं करते थे वो। उनका मेन था कि मतलब अपना काम करें और अपने घर पे आए अपने फैमिली के साथ। उनको थोड़ा सा भी वक्त मिलता था, हम लोगों को फर्ज करिए एक दिन की छुट्टी अपना मिल जाती थी, ज्यादातर अपने संडे को मिलती थी, तो वो हम लोग का एक बंगला हुआ करता था लोनावला में, तो पूरी फैमिली को लेकर गाड़ी में भर के एकदम, और फिर हम लोग लोनावला जाते थे। वहां पे बंगले पे हम लोग का एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था अपना ने, तो हम लोग अपने उसमें स्विमिंग करते थे, साथ साथ में हमारे भी अपने वो स्विमिंग करते थे। तो बहुत मतलब अपना ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैरम खेलते थे, काइट फ्लाइंग करते थे, ये सब मतलब अपना हम लोग के साथ अपने बच्चों में बच्चे बन जाते थे वो। और वेरी लो, आई मीन बहुत ही लो प्रोफाइल इन द सेंस के मतलब सॉफ्ट स्पोकन। ही वाज कभी भी अपना अगर अपना कोई बच्चा मस्ती भी करता हो, हालांकि उनके सामने हिम्मत नहीं होती थी, कभी उन्होंने कहा नहीं हम लोगों से कुछ, लेकिन जब भी अगर कोई मस्ती करते थे तो खुद कुछ नहीं कहते थे, अम्मा से बोलते थे, मम्मी से कहते थे कि देखो लोग मस्ती करें, लोग समझाओ, तो अपनी तरफ से वो मतलब हमेशा अच्छे रहते थे। और अम्मा को बोलते थे जाओ उन लोगों को देखो संभालो उन लोगों को, तो अम्मा या तो कभी अपना बेल्ट से या तो चप्पल से या तो बेड से मारने के लिए आ जाती थी। तो इन अदर वर्ड्स he was a great father, he was absolutely I mean out of this world, I mean I feel के excellent father. He was a very simple town person, बहुत सिंपल थे। हम तो रफी साहब को मसीहा कहते थे, बिंदास, कुछ ऐसा लगता था कि ऊपर वाला के साथ उनका कुछ संपर्क है, ऐसा लगता था उनके फेस में। और मैंने रफी साहब को कभी गंभीर नहीं देखा, हमेशा वो हंसते थे, अपने आप वो खोए रहते थे, पता नहीं। अक्सर देखा ये गया है कि जब कोई महान कलाकार अपनी कला की बुलंदी तक पहुंच जाता है तो उसके दिमाग में थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि खलबली सी आ जाती है, और वो उसका बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। उसमें जो मिठास होती है वो चली जाती है, करख्त हो जाता है, सख्त इंसान हो जाता है। लेकिन रफ़ी साहब में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तरस
आवाज भी है, मोहब्बत की राहों में आवाज भी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा। अब्बा वैसे अपना ही वॉज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, बहुत ही मतलब उनको अल्लाह का बहुत खौफ था। अभी मिसाल के तौर पर जैसे अपना कभी भी अपने रिकॉर्डिंग में जाते थे और गाना अच्छा होता था तो लोग बोलते थे रफी साहब क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। तो वो खुद बोलते थे कि मैंने नहीं किया, उनकी उंगली उड़ी आती थी पूरी के मतलब अपने ये अल्लाह की देन है। अपनी कला में वो बिल्कुल चोटी तक पहुंचे, फिर भी बड़े सीधे साधे भोले भाले, बड़े मिलनसार और विनम्र जिसे कहते हैं इंसान रहे। हर एक से बात करते थे हाथ जोड़कर और साहब झुककर और मुस्कुराते रहते थे। वो कभी शर्म उनके माथे पर नहीं पड़ती थी कि भाई गुस्सा नहीं आता था। बहुत शांत बड़े प्यारे इंसान थे। जब रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिला था तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि रफ़ी साहब आपको कैसे लग रहा है पद्मश्री मिला आपको। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि सामने वाला कहेगा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, या मैं जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगा। लेकिन रफ़ी साहब ने बिना कुछ सोचे समझे उस अवार्ड को देखकर कहा कि ऐसा अवार्ड सबको मिले। अभी एक वाकया मैं बताऊँ आपको, अपनी एक फिल्म थी नसीब, उसमें अब्बा का गाना था अपना चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ था। तो वो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो घर पे जब आए तो हम लोग को बुलाए, बोले इधर आओ कोई बात बताना है। तो हम लोग बुलाए तो पूछे हम लोगों ने कि अब्बा क्या हुआ बताइए। बोले आज रिकॉर्डिंग में पता क्या हुआ। बोले बताइए। बोले आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। तो मतलब इतने बड़े आदमी के साथ गाया। ऑल्दो मतलब उस वक्त हम लोग भी ये बोले कि अरे क्या अब्बा कैसे लगता था वो, कैसा कितना लंबा है, कैसा लगता है क्या, मतलब यू नो दैट टाइम में भी था कि मतलब अरे एक सुपरस्टार के साथ हमारे अब्बा ने गाना गाया है। सर वी ourselves did not know, like our father, मतलब हमारे अब्बा खुद इतने बड़े सुपरस्टार हैं अपने फील्ड में। तो I mean he felt कि मतलब I mean I sang with a superstar and मतलब बहुत बड़ा काम हुआ उनसे, like you know he was so thrilled। मेरे भाई चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। कभी कभी अगर अनबन उनकी हो भी गई, और दो मैं इंस्टेंसेस आपको दूंगा, दो बार ये हुआ था कि दो बहुत बड़े लोगों से कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई थी, लेकिन उसमें रफ़ी साहब का कोई कसूर नहीं था और ना ही उनका दिमाग गर्म हुआ या कुछ उल्टी सीधी बात हुई। देखिए एक बार क्या हुआ, नैयर साहब ने मुझे खुद बताया ये कि ओपी नैयर खुद बड़े महान म्यूजिक डायरेक्टर और रफ़ी साहब उनके लिए गाते थे, कई जबरदस्त गाने गाए। एक बार क्या हुआ कि शूट अपनी रिकॉर्डिंग फिक्स थी और नैयर साहब इंतजार कर रहे थे रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब पहुंचे जो टाइम दिया गया था उनको उससे करीब 1 घंटा लेट। अब नैयर साहब को बहुत गुस्सा आया कि साहब अब रफ़ी साहब तो हैं बहुत महान, लेकिन साहब मेरी रिकॉर्डिंग है, सब ठहरे हुए हैं, इतना लेट कैसे आए। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा क्या रफ़ी साहब आप इतना लेट आ गए 1 घंटा। तो उन्होंने कहा वेरी सॉरी नैयर साहब, बात ये थी कि मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में था और वो ख़त्म नहीं हो रही थी, जैसे वो ख़त्म हुई कि मैं भागा उनसे माफ़ी मांगकर और आ गया हूँ, चलिए शुरू कीजिए। कह नहीं साहब, नैयर साहब बोले मैं तो भाई बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, आप लेट आए हैं और किसी और म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से लेट आए हैं, इसलिए मैं आज से आपके साथ कोई काम नहीं करूँगा, रिकॉर्डिंग कैंसिल। उसके बाद नैयर साहब के यूनिट में रफ़ी साहब ने नहीं गाया, लेकिन रफ़ी साहब के दिल में कभी ये नहीं रहा। और जब इंटरव्यू नैयर साहब ने मुझे दिया तो वो भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे कि ये मैंने कैसे कर दिया, ये बहुत गलत किया। बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ रफ़ी साहब नहीं गाते थे,
महेंद्र कपूर गाते थे। फिर भाई वक्त, तो वक्त में था टाइटल सॉन्ग, तो मैंने चोपड़ा साहब को कहा, मैंने कहा ये तो मैं रफ़ी साहब से गवाऊंगा और कोई नहीं गाएगा। बोले आप चाहिए, मुझे तो कोई एतराज है नहीं। मैंने रफ़ी साहब को कहा, बड़े मुश्किल से उनको राजी किया और उन्होंने गाना गाया वक्त का। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। और रफ़ी साहब को मैंने ये भी देखा कि कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर, मतलब जो कि इतने बड़े सिंगर को मतलब पेमेंट देकर नहीं ला सकते हैं, तो देखा कि लिफाफा में कुछ भी डाल के वो देते थे। रफ़ी साहब सर पे ये लगा के जेब में रख देते थे। ये दैट वाज मोहम्मद रफ़ी। मुझे जिंदगी में बहुत अफसोस रहा कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ, मैं बंबई में नहीं था, मैं उनके जनाजे को खाना नहीं दे सका। मुझे बड़ा अफसोस रहा। गुरु पूर्णिमा के लिए वृंदावन जाते हैं हमेशा, मेरे गुरु जी के वहां, और वहां पर हम गए हुए थे। और इसी तरह से जैसे रोज वहां पर सुबह 4 बजे अपने वहां से निकलते हैं धर्मशाला से, और गुरु जी के मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं। एक रिक्शा होती है, रिक्शा में मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे। कि किसी ने वहां सड़क पे हमें रोका और कहा कि शमी जी, मैं कहा हाँ भाई क्या बात है? शमी जी आपकी आवाज चली गई। मैंने कहा भाई मेरी आवाज अच्छी वाली है, कल रात को भी मैंने बहुत सारे भजन गाए थे और आज तो गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज भी गाऊंगा, आपको सुनना तो वहां आइए मंदिर में, भजन गाएंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे। नहीं शमी साहब आपकी आवाज चली गई, रफ़ी साहब चले गए। दिस वाज हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग टू मी कि रफ़ी साहब मेरी आवाज थी और मेरी आवाज चली गई थी। मैं दंग रह गया, बिल्कुल दंग रह गया वहां पर। यू कांट इमेजिन, आई स्टार्टेड क्राइंग, आंखों में आंसू आ गए। दिस वाज हिज वे ऑफ कंपेयरिंग माय वॉइस विद रफ़ी साहब एंड टेलिंग मी कि रफ़ी साहब का निधन हो गया। मैं रोना शुरू कर दिया मैंने, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं बम्बई में नहीं था उस वक्त, और उनके जनाजे को कांधा नहीं दे सका। ग्रेट मैन, ग्रेट सोल पास। इट वाज वेरी सैड डे इन माय लाइफ, वेरी सैड डे। रफ़ी साहब ने इतने हजारों गीत उनके दुनिया भर के चाहने वालों को दिए हैं, और मेरे जैसे सैकड़ों कलाकारों के उनके ये गीत और रफ़ी साहब हमारे घर चला रहे हैं। जब रफ़ी साहब के 31 जुलाई आती है हर साल की तरह, इतने सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उषा जी आप हमारे इस प्रोग्राम में आइए, रफ़ी साहब के बारे में कुछ बोलिए। और जब भी मैं जाती हूँ, आज
तक मैंने ये देखा है, ऐसा कोई प्रोग्राम होता नहीं जो हाउस पैक्ड नहीं होता, जबकि दूसरे ही लोग गाना गा रहे होते हैं। और रफ़ी साहब को मैं वहाँ महसूस करती हूँ कि उनका आशीर्वाद उन सब नए आर्टिस्ट लोगों के साथ है, और वो जैसे बतलाते रहते हैं कि तुमको किस तरह से गाना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ऐसे लोग बार बार जन्म नहीं लेते साहब। Well listen. His songs are a great memory and I listen to them very often. तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे कि तुम मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे